कैसे पहचान सकते हैं कि हम इसे रेबीज है और तुरंत हम आपको कॉल करें कि डायग्नोवेट डॉक्टर मोनिका भंडारी जी ये रेबीज का टेस्ट करने हैं, प्लीज किसी अपने एम्प्लॉय को भेज दीजिए। सी अगर आप एक पेट ओनर है, आपके घर पे ही वो पेट है, तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल। ये पेट्स में शुगर होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। हेलो डॉग ब्रीडर्स एंड डॉग लवर्स, आज मैं आया हूँ डायग्नोवेट लैब पे। यहाँ पे डॉक्टर मोनिका भंडारी जी हैं जो कि लैब इंचार्ज हैं, इनकी देख रेख में सारे टेस्ट होते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर मोनिका भंडारी जी। वेलकम डॉक्टर मोनिका भंडारी। थैंक यू प्रतीक। हेलो। हेलो मैम। तो आज जानते हैं डॉक्टर मोनिका भंडारी मैम से कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या टेस्ट होते हैं, आप अपने घर पे क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट इनसे सलाह ले सकते हैं कि हमें ये टेस्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो मैम हमारे पास जैसे मैं कि आया बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से इक्विपमेंट है ये, क्या बोलते हैं और किस काम आते हैं, क्या फैसिलिटीज है हमारी लैब में, कहाँ है ये लैब, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप एक एक करके प्लीज आंसर दीजिए। सी प्रतीक, ये जो हमारी लैब है डायग्नोवेट लैब मेरठ में, ये एक कॉम्पैक्ट लैब है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब आप एंटर करते हैं तो आपको सब कुछ, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी भी हम करते हैं। इवन ब्लड प्रोफाइल के लिए एलएफटी केएफटी मशीन, सीबीसी हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, और आपका हमारे पास लेमिनार फ्लो भी है। हम सब कुछ एबीएसटी के लिए, हम सारे जितने भी टेस्ट एक जनरली एक एनिमल में या फिर जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं इनमें किए जाते हैं, उनका सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस लैब में है। दैट्स ग्रेट मैम। और मैम कौन कौन से एनिमल के, बर्ड्स के क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास टेस्ट के लिए आते हैं, क्या थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर को? बिल्कुल। हमारी जो लैब है इसमें जनरली हमारे पास जो रेगुलर कस्टमर्स आते हैं, मतलब जो ओनर्स आते हैं, अपने जो पेट्स को लेके आते हैं, वो डॉग और कैट होते हैं। बाकी पर हमारे पास जो सैंपल्स होते हैं वो काउ, बफलो, डॉग, कैट और गोट, शीप, इन सब के आते हैं हमारे पास। जो सैंपल, इवन हॉर्स के भी हमारे पास ब्लड सैंपल हो गया, स्टूल सैंपल्स हो गए, ये सब कुछ आते हैं हमारे पास। और जो एक्सरेज हो गया, या फिर एक्सरे के लिए किसी को रेडियोग्राफी करानी है या किसी को अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, तो उसमें हम स्मॉल एनिमल्स को डील करते हैं। बाकी ब्लड प्रोफाइल या फिर एलएफटी केएफटी और स्टूल प्रोफाइल के लिए हम सारे एनिमल्स को कवर करते हैं। दैट्स ग्रेट मैम। तो मैम डॉग का एज अ पेट लवर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने डॉग पेट के कौन से सेक्टर एज ग्रुप में क्या टेस्ट करा सकता हूँ। जैसे कि 6 महीने का है मेरा पपी, हाँ जी। और मेरे को कौन से ऐसे टेस्ट कराने चाहिए कि खा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी पोटी कर रहा है, हाँ। तो ये क्या मतलब है, कौन से टेस्ट कराने चाहिए मेरे को? सी जब आपके पास आप एक पेट ओनर होते हैं तो आप एक पेरेंट हैं, ठीक है। यस। तो आपका जब जो भी पपी आपने खरीदा है या फिर आपके ही किसी बिच को बॉर्न हुए हैं, किटन्स हो गए, पपी हो गए, तो उसमें टेस्ट तो आप कभी भी कोई सा भी करा सकते हैं, ठीक है। पर ये होता है कि एक आप पहले से ही आपको इन्फॉर्म्ड ओनर हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप एक अच्छे पेट ओनर हैं, तो आपको उसका हर 6 महीने में एक ब्लड प्रोफाइल, एक एलएफटी केएफटी, यूरिन एनालिसिस और स्टूल प्रोफाइल, जो सबसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहूंगी, क्योंकि डॉग्स में ये देखने को मिलता है कि काफी बारी उनमें वॉर्म्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं वो डिवॉर्मिंग कराना भूल जाते हैं या फिर डिवॉर्मिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसमें हम स्टूल प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। उसमें हम बता देते हैं कि इसमें इस चीज का इन्फेक्शन है या इसमें क्या चीज की बीमारी है। उसका लिवर तो खराब नहीं है तो उसके लिए एलएफटी होता है, किडनी तो ठीक है कि नहीं है उसके लिए केएफटी होता है। तो हर 6 महीने में ये कुछ जनरल टेस्ट होते हैं, जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन एनालिसिस, स्टूल टेस्ट। ये एक बहुत जनरल टेस्ट है जो कि किसी भी पेट ओनर को, या इवन मैं तो ये बोलूंगी कि जो फार्मर्स होते हैं, जो काउ बफलो को रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं, उनको भी अपने काउ बफलो के लिए एक जनरल हर 6 महीने में ये जो स्टूल टेस्ट होता है, ये जो ब्लड के लिए सीबीसी, एलएफटी, केएफटी होते हैं, ये करवाते रहना चाहिए। ओके, जैसे कि जिसकी डेयरी है, हाँ मेरे नॉन में बहुत सारे हैं कि डेयरी हाँ है हाँ। जिन्होंने गाय पाल रखी है। एक्चुअली मेरे नॉन में जिन्होंने हॉर्स भी पाल रखे हैं वो भी हैं। तो हॉर्स के जनरली कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं जो हमें कराने चाहिए? देखो, जो हॉर्स होता है, वैसे तो हॉर्स के हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं वो ब्लड के लिए, ब्लड के आते हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी। दूसरा ब्लड पैरासाइट के लिए, उसके लिए ज्यादातर हमारे पास सैंपल्स आते हैं। दूसरा, आप हॉर्स में क्या होता है कि टेटनस का भी टेस्ट होता है, क्योंकि जो हॉर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन जो होते हैं वो टेटनस के लिए होते हैं,
ठीक है, ओके। तो उसके भी टेस्ट होते हैं। तो हॉर्स में तो जनरली हमारे पास स्टूल सैंपल्स में हम उसमें उसका स्टूल एनालिसिस भी करते हैं, फीकल एग्जामिनेशन हम इसको बोलते हैं, तो हॉर्स का हमारे पास ये भी आता है। जैसे कि आपने बताया कि काऊ और बफेलो को ये जो स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट में आ जाते हैं हाँ बिल्कुल, या इनको कुछ और भी बोलते हैं? ये बेसिक टेस्ट में आते हैं। स्टूल टेस्ट दैट इज फीकल एग्जामिनेशन जो करवाते हैं, तो फार्मर्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हर 6 महीने में आप अपने हर 6 महीने नहीं तो 1 साल में, सारे फार्मर्स इतने वेल वो नहीं होते हैं कि वो अफोर्ड कर सके हर 6 महीने का टेस्ट, बट 1 साल में आपको स्टूल टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए। ठीक है, इफ अगर उनका एनिमल जो है, गाय जो भैंस है वो हेल्दी है तो भी कराना चाहिए, हेल्दी है तो तो भी करानी कराना है। चाहिए। वही दूसरा सीबीसी, जिससे आपको उसकी ब्लड प्रोफाइल पता चल जाएगी, उसमें आरबीसी, उसमें हीमोग्लोबिन, उसमें डब्ल्यूबीसीज होती हैं, एक हमारी बॉडी में ही होता है, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, इन सब का एक पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है। दूसरा जो मैं ये एलएफटी केएफटी कह रही हूँ, ये भी एक काफी रेगुलर चेकअप होते हैं, बट अगर आप एक फार्मर हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, या फिर आपको लग रहा है कि आपका जो जानवर है वो चारा खा रहा है बट उसको पच नहीं रहा है, उसको डायरिया हो जा रहा है, वो कमजोर है, वो जितना भी खा रहा है उसके शरीर में नहीं लग रहा है, या फिर उसकी जो दूध का उत्पादन है वो कम हो गया है, तो इस टाइम पे आपको फिर तो कोई झिझक नहीं करनी चाहिए और अपने जानवर का और एलएफटी केएफटी भी तुरंत कराना करा चाहिए। लेना हाँ चाहिए। जी। इसमें एक और बात, हम क्या ये अपने डायग्नोमेट लैब में हम्म। बर्ड्स के भी टेस्ट होते हैं? बर्ड्स के सैंपल हमारे लैब में थोड़ा कम ही आते हैं, मतलब जैसे कि नहीं, वैसे एक जनरल हाँ क्वेश्चन हाँ मेरे बिल्कुल, ब्लड के भी क्या ब्लड। कोई किसी ने कबूतर पाल रखा है या हाँ तोता हाँ। पाल रखा है हम्म। और वो खाना नहीं खा रहा है या कुछ हम्म भी एक्सजेड कुछ भी रीजन हो सकता है, हम्म उसे टेस्ट कराना है, तो बेसिक टेस्ट कौन से हैं? हम्म। जैसे मैंने देखा है कि डॉक्टर कुछ ज्यादा ही है नहीं बर्ड्स के यहाँ पर। हाँ हाँ, उसे नॉलेज है बंदे को, लेकिन वो हाँ टेस्ट के लिए उसे लैब नहीं मिली। एक ये लैब है हमारे मेरठ में जो डायग्नोवेट लैब है, हाँ यहाँ पे बर्ड्स के टेस्ट होते हैं। तो बेसिक हाँ। टेस्ट कौन से होते हैं जिससे कि उस ओनर को पता लग जाए कि मेरे पेट में ये इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है? सी, जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो डोमेस्टिक, वो वाइल्ड एनिमल्स में जनरली आया करती हैं, ठीक है, और काफी सारे लोग होते हैं वो भी उनको नहीं पालते, बहुत कम पेट ओनर्स मेरे को भी मिले हैं या फिर होते भी हैं जनरली जो बर्ड्स को पालते हैं। तो अगर ऐसे कोई ओनर्स हैं या ऐसे कोई व्यूअर्स हैं, तो उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हमारी जो लैब है इसमें उनकी बर्ड के लिए ब्लड प्रोफाइल हो जाती है, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, बाकी जो उनका लिवर का है, किडनी का है, ये सब हो सकता है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम है, बर्ड एक काफी सेंसिटिव एनिमल है, उसको बिल्कुल। उसको हैंडल करना मुश्किल है, उसका ब्लड निकालना, ये सब चीजें उसकी काफी मुश्किल हो जाती है, तो एक्सरे भी हो जाता है। रेडियोलॉजी से क्या होगा कि हम काफी चीजें उससे भी सस्पेक्ट जो कर रहा था कोई डॉक्टर, या हम डायग्नोस करके बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, कहीं कोई उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं है, या फिर कोई भी चीज हम उसकी रेडियोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं। और मैंने देखा है कि कई पेट ओनर एक चीज से बहुत परेशान होते हैं अपने डॉग से, यार इसने तो कपड़ा खा लिया, हाँ। राइट? तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कौन से टेस्ट होते हैं? क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो उसने कपड़ा खा लिया है, अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है या ब्लड टेस्ट है, जो उस चीज से हमें निजात मिल जाए? इफ ओनर नोज दैट, कि अगर ओनर को पता है कि उसका जो एनिमल है उसने कपड़ा ही खाया है, ठीक है, उनके सामने खाया है, तो डिपेंड करता है कि क्या कितना बड़ा कपड़ा खाया है। अगर कोई छोटा सा पीस खाया है तो कोई ज्यादा बड़ी टेंशन की बात नहीं है, वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर उसने कोई काफी बड़ा कपड़ा खा लिया है, तो उसमें एक्सरे हमें हेल्प नहीं करता है। जैसे आपने बोला ना कि हमें एक्सरे कराना चाहिए, कि ब्लड प्रोफाइल कराना चाहिए, कि अल्ट्रासोनोग्राफी करानी यस चाहिए, यस यस। तो मैं वो आपका जो डाउट है उसको ये ऐसे ही क्लियर कहूंगी कि जो एक्सरे होता है वो उसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सरे होता है ना वो हार्ड मटेरियल्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई उसने पत्थर खा लिए या फिर कोई भी हार्ड मटेरियल को डिटेक्ट करता है। दूसरा, आपका दूसरा ऑप्शन था ब्लड प्रोफाइल। सी, अगर आपको पता है कि उसने कपड़ा खाया तो उसमें ब्लड प्रोफाइल चेक करने का वो कोई मतलब नहीं कुछ नहीं बनता है। है। लास्ट का ऑप्शन था अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हमें यहीं पे हेल्प करती है कि जब हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसका स्टमक देखेंगे, तो हम, या फिर उसकी पूरी इंटेस्टाइन का हम सोनोग्राफी करेंगे, तब हम ये पता लगा सकते हैं कि उसने कोई फॉरेन मटेरियल है, वो कपड़ा है, वो कहाँ पे अटका है, कि वो पेट में है, कि वो इंटेस्टाइन में है, या वो पेट और इंटेस्टाइन के जंक्शन में अटका है। तो ये चीज हम अल्ट्रासोनोग्राफी से पता तो कर सकते बेटर यही रहेगा कि हमें ब्लड प्रोफाइल और एक्सरे ना करा के अल्ट्रासाउंड हैं। सीधे अल्ट्रासाउंड, सीधा आपसे करा ले। हाँ। अगर ओनर को डाउट भी है कि उसने कपड़ा खाया है या कुछ और चीजें एक्सवाइजेड ऐसे खा ली जो डाइजेस्ट नहीं होगी और स्टूल के रास्ते से नहीं निकलेगी, तो सीधे आंख बंद करके अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हम हाँ डायग्नोमेट लैब पे। हाँ।
वेरी गुड। तो एक और बेसिक टेस्ट कि हम डॉग मेरा सुस्त हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसे कुछ भी, या डाइजेस्ट हो रहा है, खा भी अच्छे से रहा है, लेकिन वीक है, रिब्स दिख रही हैं, फिर जैसे कि नॉर्मल भाषा में हम बोल देते हैं फेफड़े दिख रहे हैं, हाँ हाँ तो मतलब हड्डी हड्डी दिख रही है, ऐसा टेस्ट है कि कुछ बीमारी हो सकती है उसे, क्या कोई हमें टेस्ट करा सकते हैं उस चीज? सी जो आपने इतने सारे सिम्टम्स बोले हैं ना, ये बहुत ऐसे जनरल सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी बीमारी में देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप एक ओनर हैं या आप एक ब्रीडर हैं, आप तो कंफ्यूज हो गए, आप कि डॉग क्या कराना कि क्या चाहिए, कराऊं इसे। ट्रीटमेंट कराऊं इसका या टेस्ट कराऊं? हाँ, तो बेटर ऐसे कौन में सा ऑप्शन है कि टेस्ट, या पहले टेस्ट या पहले ट्रीटमेंट? अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी वेटनरी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि वो भी आपको पहले टेस्ट ही रेफर करेंगे। तो एज अ डायग्नोस्टिक डॉक्टर तो मैं आपको बोलूंगी कि इस ऐसे केस में आपको उसको फुल प्रोफाइल कराना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। फुल ठीक है, प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है, थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं? ओके। फुल प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, जब हम डॉग का सीबीसी करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लेके उसका सीबीसी करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि वो तो आप देख के भी बाहर से पता कर सकते हैं कमजोर है। तो हम ये देखेंगे कि उसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन का लेवल तो ज्यादा नहीं, कम हो चुका है, प्लेटलेट्स का लेवल कैसा है। दूसरा, क्या पता उसको कोई इन्फेक्शन हो, वो सुस्त पड़ा है आपने बोला, तो हो सकता है उसको फीवर होगा। तो ऐसे में हम उसका डब्ल्यूबीसी लेवल देखेंगे, ल्यूकोसाइड्स देखेंगे, काफी होते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट की, इनका लेवल तो नहीं बढ़ गया है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल तो नहीं बढ़ गया है। तो ये सब चीजें आपको हम सीबीसी से बता देंगे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि उसका लिवर डैमेज हो, उसको खाना ही ना डाइजेस्ट हो रहा हो, लिवर में कोई दिक्कत हो, तो ऐसे केस में हम उसका एलएफटी करेंगे। एलएफटी में जैसे कि ह्यूमंस की होती है नॉर्मल वैल्यू, एसजीओटी होता है, एसजीपीटी होता है, तो हम ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उसके यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है या फिर और यही सब सिम्टम्स हैं, तो हम इसमें केएफटी करते हैं। केएफटी में हम उसका यूरिया लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो होता है, प्रोटीन लेवल होता है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम उसका आपसे स्टूल, मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप उसका स्टूल टेस्ट भी कराइए, फीकल अच्छा। एग्जामिनेशन। तो हम उसमें देख सकते हैं कि कहीं इसमें वॉर्म्स तो नहीं है। काफी सारे वॉर्म इन्फेस्टेशन जब हो जाता है, काफी हम्म। वॉर्म इन्फेक्शन होता है, तो भी डॉग काफी ज्यादा डेबिलिटेटेड कंडीशन, काफी ज्यादा हम्म। कमजोर हो जाते हैं। तो डॉग के लिए भी और कैट के लिए भी, ये दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों में मैं यही कहूंगी कि आप फिर उसका स्टूल सैंपल का भी पूरा एक पूरा एनालिसिस पूरा करा प्रोफाइल सकते हैं, करानी चाहिए, पूरा वो ज्यादा प्रोफाइलिक्सिस ज्यादा कराना बेटर है। चाहिए। अच्छा, एक और बात, जैसे कि पेट ओनर, मैं कोई पपी लेके आया, हाँ। परचेज कर लिया मैंने ब्रीडर से, मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, हम्म, सडनली उसे वॉमिट और लूज मोशन लग गए हैं, हम्म, तो क्या, कौन सी बीमारी है ये, कौन सा इन्फेक्शन है ये, हम्म, पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी तरीके से हम्म, वॉमिटिंग और लूज मोशन लगते हैं, हाँ। काफी तरीके से लग जाते हैं। सी एज अ वेटनरी डॉक्टर मैं इस केस को ऐसे देखती हूँ कि जैसे आप कोई पपी लेके आए, ठीक है, उसको आपके घर में एक हफ्ता हो गया, एडजस्ट हो गया था, फिर उसको वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको किसी चीज, उसने कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली हो, तो उसको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गई हो, बिल्कुल। ये हो सकता है। दूसरा, उसमें ये भी हो सकता है, आपने सुना होगा पार्वो की बीमारी होती है। अच्छा। पार्वो की बीमारी जो होती है वो पपीज में ही सबसे ज्यादा होती है, पपीज में ये सबसे ज्यादा क्या, पपीज में ही होती है, वहीं से स्टार्ट होती है। तो आप जहां से भी अपना पपी परचेज करके लाए, हो सकता है कि उन्होंने वैक्सीनेशन प्रॉपर ना कराया हो पार्वो के लिए। ओके। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, हम उसका टेस्ट हमारे लैब में जो कैनाइन पार्वो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है ये, इसका टेस्ट होता है, इसकी टेस्ट किट्स है हमारे पास, हम आपको जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट बता देंगे, इसका टेस्ट करा सकते हैं। बाकी उसको इंडाइजेशन हो रहा है अगर, तो फिर उसके लिए तो आप जनरल प्रोफाइल तो आप कराते ही हैं किसी भी चीज के लिए, बट जैसा आपने सिम्टम बताया, तो ऐसे में अगर हम पार्वो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस चीज में हम आपको डायरेक्ट एक पार्वो टेस्ट का भी टेस्ट यहाँ पे हो जाता है, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन, एज अ ब्रीडर, क्योंकि मेरे को ब्रीडिंग करते हुए काफी टाइम हो गया है, ओके। लेकिन मैं आपसे एक और चीज को पूछना चाहूंगा जिसके हम्म, बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और शायद किसी भी ब्रीडर को हो या ना हो, मुझे नहीं पता है, जो भी व्यूअर देख रहा है, कि जनरली जिसके पिछले वाले जो पैर होते हैं, बैक पोर्शन जो होता है, वो हिलता रहता है और डॉग लेटा रहता है, तो क्या उसको केनाइन डिस्टेम्पर का टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, क्योंकि कैनाइन डिस्टेम्पर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो आपने, ये जो आपने बोला ना कि पीछे का बैक हिलता रहता है, तो ये जो है एक नर्वस सिम्टम है।
ठीक है, नर्वस प्रॉब्लम से ये वाला सिम्टम आता है, तो ये हम दो चीज में कर सकते हैं। आइदर अगर वो डॉग काफी एजेड है या फिर नहीं भी है, एजेड में ज्यादा देखा जाता है कि उसको शीजर्स आ रहे हैं, फिट्स, आपने सुना होगा, दौरे पड़ना, हाँ। ये भी काफी डॉग्स में, ओल्ड डॉग्स में काफी प्रेवलेंट है। दूसरा हो सकता है कि उसको कैनाइन डिस्टेम्पर हो। अब कैनाइन डिस्टेम्पर की जो लास्ट स्टेज होती है, इस बीमारी की 5 स्टेजेस होती हैं वैसे, जो लास्ट स्टेज होती है वो नर्वस स्टेज होती है। तो आप अगर इस चीज को सस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप हमारे पास सैंपल दीजिए, हम आपको कैनाइन डिस्टेम्पर का टेस्ट करके देंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो यू आर क्लियर्ड कि आप इसको सीडी है। अगर वो नेगेटिव आता है तो आपका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो नहीं है बीमारी या वो तो नहीं है, बिल्कुल सही तो बात है। इसमें आपका कैनाइन डिस्टेम्पर हट गया, तो अब आप दूसरी चीज के लिए अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका टेस्ट हमारे पास डायरेक्ट, हमारे पास किट्स हैं, हम कैनाइन डिस्टेम्पर के टेस्ट करते हैं और काफी रेगुलर बेसिस पे हमारे पास इसके सैंपल आते हैं। अच्छा, एक और ऐसा, जनरली मैं एक जगह जा रहा था, अपने काम से जा रहा था, तो मेरे को एक डॉग दिखा। वो डॉग ऐसा लग रहा था जैसे ब्लाइंड चल रहा हो। हाँ। है ना? तो इस केस में हमें, बहुत सारे पेट लवर डॉग ब्रीडर्स हैं जिनके डॉग सडनली ब्लाइंड हो जाता है या गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है। तो इस केस में हमें कौन सा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कराना ही कराना है? देखिए, इसको ना हम सर्कलिंग मूवमेंट कहते हैं। जो ये सिम्टम है ये भी नर्वस से ही रिलेटेड आप मेरे को बता रहे हैं। ये भी नर्वस साइन है एक, जिसमें कि डॉग सर्कलिंग मूवमेंट कर रहा है या ब्लाइंड हो रहा है। तो अगर आप स्ट्रीट डॉग है, सी आपने सबसे पहले मेरे को ये बोला कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो स्ट्रीट डॉग है तो हो सकता है कि रेबीज भी हो जाए उसको, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स में तो सबसे ज्यादा रेबीज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर हम उसका सैंपल लेते हैं तो हम रेबीज का टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, नर्वस साइन आ रहे हैं, तो अगर कोई ओनर है, अगर वो उसका ओनर का डॉग है, ठीक है, उसने रेबीज के सारे टेस्ट पहले से वैक्सीनेशन करा रखे हैं, तो वो नर्वस साइन, अगर इसके अलावा और भी कोई नर्वस साइन है सर्कलिंग के अलावा, तो वो सीडी का टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज कैनाइन डिस्टेम्पर का टेस्ट करा सकते हैं। बाकी आप इसमें, मैं किडनी के लिए भी टेस्ट करा सकते हैं, किडनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये भी टेस्ट होते हैं। पर जनरली अगर आप स्ट्रीट डॉग बोल रहे हैं तो मैं रेबीज ही बोलूंगी कि आप सबसे पहले उसमें रेबीज का टेस्ट कराएं। रेबीज का टेस्ट उसकी किट भी हमारे तो पास है। रेबीज के पूरे सिम्टम्स कैसे होते हैं? क्या मतलब, जो बंदा एज अ पेट लवर, एज अ डॉग ब्रीडर, मैं ये तो नहीं कहता कि एक डॉक्टर का असिस्टेंट तो पहचान लेगा, डॉक्टर भी पहचान लेगा, लेकिन डॉग ब्रीडर कई बार नहीं पहचान पाते हैं और पेट लवर भी नहीं पहचान पाते हैं। तो रेबीज का टेस्ट कैसे पहचान सकते हैं कि हम इसे रेबीज है, और तुरंत हम आपको कॉल करें कि डायग्नोवेट डॉक्टर मोनिका भंडारी जी, ये रेबीज का टेस्ट करने हैं, प्लीज किसी अपने एम्प्लॉय को भेज दीजिए। सी, अगर आप एक पेट ओनर है, आपके घर पे ही वो पेट है, तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में उसका किसी बाहर के स्ट्रीट डॉग के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है। इंटरेक्शन इन द सेंस कि या तो उसका नॉर्मल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं कि कोई बाहर रेबिड डॉग हो, उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ हो, कुछ खेलने जाता हो, ऐसे कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, या फिर कि डॉग बाइट हो गई हो, बाहर गया हो। तो आप एक पेट ओनर है तो आपको उसकी हिस्ट्री पता होगी, तो आप हमें तुरंत बताइए कि ऐसा ऐसा है, इसको डॉग बाइट हुआ है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप वैक्सीनेशन तो बोलते ही हैं, रेबीज का बिल्कुल वैक्सीनेशन बिल्कुल लगा सही लीजिए। बात है। तो हम आपको ये जरूर बोलेंगे कि आप इसका एक बारी रेबीज का टेस्ट करा रेबीज लीजिए। का टेस्ट करा लीजिए। हाँ, अगर आपके डॉग को किसी डॉग ने डॉग बाइट करी है, हाँ, तो सबसे पहले उसका रेबीज का टेस्ट कराइए, रेबीज का देन टेस्ट उसके कराइए। बाद उसको वैक्सीनेशन करवाइए। हाँ, वैक्सीनेशन भी कराइए और रेबीज का टेस्ट भी करा लीजिए, तो आप इसमें पूरे संतुष्ट हो जाएंगे कि नाउ अब हमारा जो डॉग है वो हेल्दी है, उसको कुछ है या फिर नहीं है। ओके। तो ये हमारा, एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे मेरे फ्रेंड हैं, दिल्ली में भी हैं, एमपी में भी हैं, पुणे भी है, महाराष्ट्र मुंबई में भी है, तो हमारा ये डायग्नोवेट लैब के सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर कहाँ कहाँ हैं, और हमारे जो एम्प्लॉय हैं डायग्नोवेट लैब के, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, और सैंपल कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जो डायग्नोवेट है, इसका जो अभी सेंटर है जहाँ पे डायग्नोसिस हो रहे हैं, जहाँ पे सारे टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, ये मेरठ में है। इसके अलावा हमारे जो सेंटर हैं, जो कलेक्शन सेंटर हम बोलते हैं, मुजफ्फरनगर में है। बाकी जो हमारे सैंपल्स हैं, हापुड़ से आते हैं, बिजनौर से आते हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, बागपत से आते हैं। ये सब मेरठ मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया हैं। बाकी जो हमारा स्टाफ है वो 100 से 250 किलोमीटर तक का जो सैंपल कलेक्शन है वो खुद जाके करते हैं। आप उनको अपना नाम, हमें एक रिंग दीजिए, हमें अपना नाम बताइए, हमें टेस्ट बताइए आपको क्या क्या करने हैं, उसके साथ साथ हमें आप अपनी लोकेशन बताइए, हमारे स्टाफ मेंबर्स आपके पास जाएंगे, आपके सैंपल्स लेके आएंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डायग्नोवेट से ही टेस्ट कराना है
तो आप अपना जो सैंपल है वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप रखवा देते हैं तो हम अपने स्टाफ के थ्रू उसको कलेक्ट कर लेंगे और आपको जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो बंदा सैंपल कलेक्ट करेगा, ब्लड हम्म। निकालना तो आता है, हाँ। सीधी बात है। जो कोई ब्रीडर हो गया, आपने प्लस वेटनरियन से ब्लड कलेक्ट करा लेगा, लेकिन वो ब्लड रखेगा किस में? हमारे पास ट्यूब्स होते हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स तो होते हैं। आप वो ट्यूब्स उन्हें भेजेंगे, कैसे करेंगे? सी देखिए, अगर हमारा स्टाफ मेंबर यहाँ से जाते हैं तो दे आर वेल इक्विप्ड, ये यहाँ से पूरे तैयार होके जाते हैं। इनके पास सारे ट्यूब्स होते हैं, एडीटीए ट्यूब्स होता है, प्लेन ट्यूब्स होता है, ब्लड क्लॉटिंग ट्यूब्स, जितने भी ट्यूब्स होते हैं, ग्लूकोज के टेस्ट के लिए अलग ट्यूब्स होते हैं, सब वास्ट एरिया। तो उनके पास वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड जाते हैं। बट इन केस आप कहीं और हैं तो आप हमें सैंपल भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप डॉक्टर को अप्रोच कीजिए, और नहीं तो आप एक काम कीजिए, ह्यूमन लैब्स तो हर जगह होती हैं, ठीक है, आप किसी भी वेटनेरियन या फिर किसी भी असिस्टेंट जो वेटनरी असिस्टेंट है उसके कांटेक्ट में है तो उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो आपका ब्लड कलेक्ट करेंगे और वो आपको ट्यूब्स जो होती हैं, एडीटीए वायल्स जो होती हैं, इनको वायल्स कहते हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। तो आप वहां उसमें अपना सैंपल कलेक्ट करके अच्छे से रैप करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमें भेज सकते हैं। ओके, तो इसमें ब्लड खराब होने का कोई चांसेस नहीं, विद इन 24 आवर्स तो आपके जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं, और 24 आवर्स में हमारे पास सैंपल उससे अंदर अंदर ही हमारे पास सैंपल्स आ जाते हैं। और कितनी देर में हम आप रिपोर्ट चली जाती है ओनर को? सी अगर जैसे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेस्ट कराया है। नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट्स हम 4 से लेके 6 घंटे के बीच में दे देते हैं। अगर कोई आप इमरजेंसी है, आप किसी क्लिनिक्स में है, इमरजेंसी की जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम जल्दी भी दे देते हैं। दूसरा, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे का तो हम ऑन द स्पॉट बता देते हैं। बाकी एबीएसटी एक टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, बट जैसे मेस्टाइटिस आपने सुना होगा, काऊ बफलो में काफी होता है मेस्टाइटिस, थनेला बोलते हैं हिंदी में। हाँ, तो ये जो होती है इसकी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक के टेस्ट होते हैं एबीएसटी। इसकी रिपोर्ट्स थोड़ा लेट जाती है, इसमें टाइम लगता है कल्चर होने में, तो उसकी 72 आवर्स में रिपोर्ट्स चली जाती हैं। बाकी मतलब सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 24 आवर, 6 आवर्स, या फिर आपका जैसे एबीएसटी 72 आवर्स के अंदर में सबकी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप हो जाती मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि पेट्स में शुगर होती है? है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। इसका टेस्ट होता है अपनी लैब में? हाँ, होता है, ग्लूकोज टेस्ट होता है। ओके। हाँ। तो मैं एक और चीज जानना चाहूंगा अपना उसमें कि ये थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं जो एक पेट ओनर को और डॉग ब्रीडर को पता होने चाहिए, कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था एसजीपीटी, एसजीओटी, यूरिया, क्रेटिनिन, हीमोग्राम, एचबी और आपका प्लेटलेट्स, इनके क्या रेशो होते हैं एक हेल्दी डॉग में? सी, ये एक काफी वास्ट एरिया है, ठीक है। इवन काफी डॉक्टर्स भी ऑल द टाइम रिकॉल नहीं कर सकते हैं कि यार इतना होना चाहिए। बट एक जैसे डॉग्स होते हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो हम 12 से 16 के बीच में जो होता है नॉर्मल मांगते हैं। हेल्दी जो होता है 12 से 16 के एक बीच में। जनरली आइडिया लग जाए ना हमारे व्यूअर को कि वो रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि मेरा नहीं, अगर आपको एज अ व्यूअर्स को एक जनरल आइडिया देना है तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हम रिपोर्ट आती है आपके पास, तो जो आपकी वैल्यू होती है उसके साइड में नॉर्मल रेंज भी होती है, जैसे ह्यूमन की रिपोर्ट देखते हैं ना, एग्जैक्टली सेम हमारी रिपोर्ट्स होती है। उसकी जो भी वैल्यू आई है वो होगी, साइड में उसकी जितनी नॉर्मल रेंज होती है वो पूरी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप उसमें पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वो नॉर्मल रेंज से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारी सर्विस मतलब ऑलमोस्ट 100 से 250 किलोमीटर के एरिया में सर्विस अवेलेबल है और सारे टेस्ट अवेलेबल है। हाँ जी। तो डॉग ब्रीडर्स ये थी डॉक्टर मोनिका भंडारी जी, जो कि लैब इंचार्ज हैं, जिनकी देखरेख में सारे टेस्ट होते हैं। आप आई होप आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे फुलफिल हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर मोनिका भंडारी जी का नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, आप इन पर डायरेक्ट कॉल करके अपने डॉग का, पेट का, या कैट का, या बर्ड का, या काऊ का, या बफेलो का, हॉर्स का, किसी का भी आपको टेस्ट कराना है, बेधड़क होकर कॉल करना और इनका एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को भेज देंगी और वहां से आपका सैंपल कलेक्ट हो जाएगा घर से ही, और आपको टेस्ट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स या विद इन 72 आवर्स आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट करके बताना जरूर, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि कोई भी डॉग, कोई भी कैट, कोई भी बफेलो बीमार ना रहे, टाइम पे टेस्ट हो जाए और हेल्दी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।